हेलो एवरीबॉडी। हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जून मंथ का योजना डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पहले दो वीडियोस में क्या क्या देखा कि हमने आत्मनिर्भर भारत को देखा, कैसे हम लोग देसी पिलर्स को अपनाएंगे तो हम लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे। फिर हमने 4L फोकस की बात की, फिर हमने रिफॉर्म्स की बात की जिसमें हमें फालतू रिफॉर्म्स को अपनाना है, MIB रिफॉर्म्स को अपनाना है। फिर हमने देखा कि कैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है। फिर हमने इस टाइमलाइन की बात की थी। फिर हमने सिया की बात की थी जो हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखा था हमने, फिर साइबर फिजिकल वर्ल्ड की कनेक्टिविटी को देखा, 3D प्रिंटिंग को देखा। फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे कोविड वर्ल्ड से रिलेटेड है हमने वो देखा। उसके आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है उस चीज़ को हमने देखा। फिर हमने अटल इनोवेशन मिशन की बात की थी दूसरे वीडियो में, जिसमें हमने इनोवेशन के बारे में जाना कि इनोवेशन क्या होता है, कैसे अलग अलग इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर हमने बिहार देखा था। फिर हमने 2P2L फीचर्स की बात की थी जो कि पैसा और PPP और लर्निंग और लिंकेज के बारे में हमने बात की। फिर हमने सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जाना। फिर हम कैसे हम लोग आंसर में हम लोग इनोवेशन लाएंगे उसको हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सोशल मीडिया के बारे में कि कैसे सोशल मीडिया आजकल फोर्स मल्टीप्लायर बना हुआ है और कैसे उसका बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो हम लोगों ने अलग अलग फील्ड में देखा था, जैसे कि सोसाइटी था, फिर गवर्नेंस था। तो हम इससे तो एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट आपको सीखना है कि कैसे आप लोग अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। इससे आप लोगों की रीडेबिलिटी बढ़ रही है आंसर की। और जो भी आपके आंसर को पढ़ रहा है, जो भी इवेलुएटर है, उसको पता चल रहा है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड इंसान हैं, आप एक अ, बिल्कुल सुलझे हुए टाइप के इंसान हैं, आपको क्लैरिटी है थॉट्स की। तो ये सब इवेलुएटर को पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग को इस तरह स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आंसर लिखते वक्त। और इससे क्या होगा कि आप लोग की जो सोचने की डायमेंशंस हैं वो भी बढ़ेंगे और आप लोग इंटरलिंक भी कर पाएंगे चीज़ों को। तो इस तरह से हमने देखा था। चलिए आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। लोकलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे लोकलाइजेशन में हेल्प हो रहा है हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आप लोग जब यूज़ करते होंगे कुछ भी, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, तो आप लोग देखते होंगे कि आजकल का जो भी कीपैड भी है वो भी अलग अलग बेसिक लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो रहा है। तो इसी को हम लोग लोकलाइजेशन बोल रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसकी हम लोग लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स जानते होंगे, जैसे आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट होगा, फिर विंडोज़ का कोर्टाना होता है, फिर अमेजन अलेक्सा प्रोवाइड करता है। तो ये सब जो असिस्टेंट हैं, ये सब आजकल हिंदी में भी कमांड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ये समझ लेता है, ये इंटरैक्ट कर लेता है आपसे हिंदी में। तो इसी को हम लोग लोकलाइजेशन बोल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसका लोकलाइजेशन हो रहा है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट है, सबसे पहले तो ये रीच बढ़ा रहा है। अब ये रीच कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि इसने लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म कर दिया। अगर मान लीजिए आप हिंदी भाषी हैं, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता था, तो आप लोग पहले यूज़ नहीं कर पाते थे टेक्नोलॉजी को, लेकिन अब लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो गया क्योंकि अब लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हो रहा है टेक्नोलॉजी। फिर ट्रांसलेटर ऐप्स हैं जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। साथ में क्या हो रहा है कि जो भी वीकर सेक्शंस हैं उनको काफ़ी प्रमोशन मिल रहा है। अब क्योंकि वो पहले से मान लीजिए कि इलिटरेसी थी उनमें, या फिर वो अनअवेयर थे, तो अब क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस में हर चीज़ अवेलेबल हो रहा है, तो इस वजह से उनको स्ट्रेंथनिंग मिल रही है, वीकर सेक्शन स्ट्रेंथन हो रहे हैं। फिर इस वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है हम लोगों की। इकोनॉमी के सेंस में देखिए कि डिमांड बढ़ रहा है, अब चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है। क्योंकि पहले वो समझ में नहीं आता था कि आखिर किस चीज़ की बात हो रही है, लेकिन अब क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में बात हो रही है तो इसलिए अब डिमांड इस वजह से बूस्ट हो रहा है। डिजिटल इंक्लूजन की भी बात हम लोग कर सकते हैं। जो मोदी जी का डिजिटल इंडिया उन्होंने जो लाया था, तो उसमें ये चीज़ हेल्प कर रहा है लोकलाइजेशन। फिर टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। जैसे मान लीजिए कोई फिरंगी अगर भारत में आ रहा है, तो अगर मान लीजिए वो लोकल लैंग्वेज से अवेयर नहीं है, तो वो अपने ऐप्स को यूज़ करके क्या कर सकता है, लोकलाइजेशन के थ्रू वो यहाँ पर इधर उधर घूम भी सकता है। तो इस वजह से टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा।
आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो जो आपका मशीन है वो ऑलरेडी आप आगे क्या टाइप करने वाले उसको प्रिडिक्ट कर लेता है। तो इस वजह से कि आप लोग का टाइम सेव हो रहा है। तो क्या कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप प्रिडिक्ट कर रहा है आप लोगों के थॉट्स को। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे एफर्ट्स लाए जा रहे हैं इनको प्रमोट करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ एफर्ट्स लाए हैं, उसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट भाषा जो कि 1998 में आया था। ये क्या करता था कि इसके वजह से लोकलाइजेशन हुआ। फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक स्पीच कॉर्पस है। स्पीच कॉर्पस क्या है? बेसिकली एक डेटाबेस है। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है कि ये अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हो गया है। फॉर एग्जांपल गुजराती, मराठी, ये सब हो गया। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एक लोकल लैंग्वेज प्रोग्राम भी था जो कि टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है। तो हमने क्या क्या देखा, एक कैसे टेक्नोलॉजीज का लोकलाइजेशन हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट अब हिंदी कमांड भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके हमने कुछ बेनिफिट्स देखे कि कैसे इसने लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करके इसने इसके आउटरीच को बढ़ाया है। ये वीकर सेक्शंस को कैसे सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। फिर डिमांड भी बढ़ा है गुड्स का, सर्विसेज का। फिर डिजिटल इंक्लूजन हो रहा है, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं। टूरिज्म बढ़ रहा है। और फाइनली ये प्रेडिक्ट कर रहा है हमारे थॉट्स को। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए और कुछ एफर्ट्स हमने देखे जो इसको प्रमोशन के लिए यूज़ हो रहा है। अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर डेवलपमेंट। मतलब कि हम लोग को अगर डेवलपमेंट करना है तो हम लोगों को उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग करना होगा। अब ये क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोगों का डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा है, जो अभी हमने डिस्कस किया, तो इस वजह से क्या हुआ है कि इसने ओवरकम किया चैलेंजेस को, जो कि मान लीजिए मोबिलिटी के चैलेंजेस थे या कनेक्टिविटी के चैलेंजेस थे। कोई रिमोट एरिया में था, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता था। तो ऐसे चैलेंजेस जो हैं ओवरकम हो गए हैं, किस वजह से? डिजिटल पेनिट्रेशन की वजह से। तो इसने किस चीज़ को ऐड किया है? नॉलेज के डिफ्यूजन को इसने बढ़ाया है। लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, कोई भी इनिशिएटिव है, स्कीम है, फिर लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। तो ये क्या हो गया, ये डिजिटल डिजिटल पेनिट्रेशन का कुछ फ़ायदा हो गया। इसी के थ्रू क्या होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है डेवलपमेंट का। अब ये इसका कुछ एडवांटेजेस हो जाएंगे। जैसे कि एक तो हमने क्या देखा कि ये प्लानिंग में हेल्प करेगा। प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगा कि मान लीजिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम सोसाइटी में है तो उस चीज़ की चर्चा की जा सकती है और सरकार को इससे पता चलेगा कि उनको क्या किन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो इस वजह से वो प्लान कर पाएंगे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। फिर जो भी उनके प्लानिंग हुई तो जो भी कुछ इनिशिएटिव्स लाएंगे तो उसके प्रोग्रेस की भी हम लोग मॉनिटरिंग कर पाएंगे इस थ्रू, रियल टाइम मॉनिटरिंग के थ्रू। डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प कर रहा है। अब ये कैसे हेल्प कर रहा है? क्योंकि इस थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग के थ्रू क्या होगा कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज है उनका क्या डिमांड स्टेटस है, फिर क्या क्या उनका सप्लाई स्टेटस है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहा है तो उसके लिए क्या हम लोग को करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। तो इस तरह रियल टाइम मॉनिटरिंग हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। फिर सर्विस डिलीवरी भी बढ़ गई है इस वजह से। गवर्नमेंट जो है अब काफ़ी अकाउंटेबल हो गया है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अब डायरेक्टली उनका कोई भी रिव्यू कर सकते हैं, उनके कोई भी इनिशिएटिव को उनको फीडबैक दे सकते हैं। उनको हम लोग लायबल बना रहे हैं तो इसलिए वो अकाउंटेबल हो रहे हैं, वो आंसरेबल हो रहे हैं हम लोगों को। और फाइनली क्या हो रहा है कि इससे अवेयरनेस तो फैल ही रहा है। अब कुछ एरियाज देखते हैं जिसमें हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग को यूज़ करें डेवलपमेंट के लिए। जैसे हेल्थ की ट्रैकिंग में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर कोई भी वाटर रिसोर्स है उसकी मैपिंग में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर कुछ इश्यूज भी प्रिवेल करते हैं। इश्यूज क्या क्या हैं? एक तो मान लीजिए कि जो भी डेटा कलेक्शन होता है तो वो कहीं एक्स्ट्रा डेटा कलेक्शन ना हो जाए। जितना हम लोग को ज़रूरत है उससे ज़्यादा डेटा कलेक्शन हो जाए तो ये क्या होगा, हम लोग के लिए बेसिकली बर्डन हो जाएगा। तो हम लोग को इस चीज़ को अवॉइड करना है। इसके अलावा हम लोगों को इंसाइट्स भी लेते रहना है, जो कि लिया नहीं जाता है बेसिकली। और रिस्पॉन्स में भी ध्यान देना है कि अगर जो भी डेटा कलेक्ट हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसका प्रॉपरली हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं, या उसका हम लोग इंसाइट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया कुछ इश्यूज जो प्रिवेल कर रहे हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग से रिलेटेड। अब हम लोग हेल्थ के सेंस में देखते हैं क्या है, क्या चीज़ है ये। जैसे आप लोगों का शरीर है ये,
अब शरीर में बहुत सारे सेंसर्स जो हैं लगाए जाएंगे। तो जैसे कि एक ईसीजी का हो गया, मान लीजिए कुछ ईयर सेंसर हो गया, कुछ ब्लड प्रेशर का हो गया, तो अलग अलग सेंसर्स इंस्टॉल हो गया हमारे शरीर के अंदर। तो ये क्या करेगा, इससे दो चीज़ होंगी। एक तो ये मान लीजिए कोई भी गैजेट में के थ्रू ये वायरलेस नेटवर्क के थ्रू फिर ये मान लीजिए कि किसी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, मेडिकल डेटाबेस में मान लीजिए स्टोर हो गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या होगा कि ये जो रोबोटिक्स हैं उनके डेवलपमेंट में भी ये जो डेटा है वो यूज़ होगा। तब इसका फ़ायदा क्या है, मान लीजिए कि अगर आपके हेल्थ में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है, अगर मान लीजिए आप लोग का बीपी बढ़ गया है, बीपी कम हो गया है, अगर आप फेंट कर गए हैं, तो इससे क्या होगा कि अचानक वायरलेस नेटवर्क के थ्रू आपके फैमिली को तुरंत बताया जाएगा और कुछ इमरजेंसी सर्विसेज अचानक आपके पास अप्रोच करेंगे ताकि आप लोग को जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको तुरंत रिजॉल्व किया जाए। तो इस तरह हेल्थ को हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लोग इस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में लिखने के लिए। कि आप लोग अलग अलग टीयर बना दीजिए, फिर इसमें एक तरह से बेसिक ह्यूमन बना दीजिए, अलग अलग सेंसर्स हो गए, फिर इस तरह टीयर 2 में आप लोग गैजेट्स बना दीजिए और फाइनली आप लोग हर चीज़ को लिंक कर दीजिए। तो ये हो गया रियल टाइम मॉनिटरिंग डेवलपमेंट पे। अब एक इसका बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे यूनिसेफ का एक जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको हम लोग उन्होंने नाम दिया है रैपिड प्रो। रैपिड प्रो बेसिकली क्या करता है, ये डाटा कलेक्ट करता है। किन चीज़ों के थ्रू कलेक्ट करता है, जैसे कि एसएमएस हो गया, मोबाइल से जो एसएमएस आप भेज सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहा है। दूसरी डेटा कलेक्ट करता है और फाइनली ये पब्लिक गुड को प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया रैपिड प्रो का बेसिक काम। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जो रूरल इंडिया हम लोग का, फॉर एग्जाम्पल यूपी एंड बिहार, तो वहाँ पर जो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन का जो स्टेटस था, इसको हम लोग शॉर्ट में वाश बोलते हैं, इसका जो स्टेटस था पहले क्या था, स्वच्छ भारत मिशन के पहले क्या था, ये 30% ओपन डिफिकेशन होता था यूपी बिहार में। तो रैपिड प्रो के थ्रू क्या किया गया, सर्वे किया गया। अब सर्वे में क्या हुआ कि लोगों ने काफ़ी हद तक अच्छा अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या उसका सोल्यूशन उनको चाहिए, तो उस तरह उन्होंने रिस्पॉन्स किया। और फाइनली क्या देखा गया कि ओपन डिफिकेशन बहुत जगह कम हुआ, दोनों स्टेट्स में क्या हुआ, बहुत हद तक कम हुआ। तो ये हम लोगों ने एक फ़ायदा देखा रैपिड प्रो का। इसके अलावा रैपिड प्रो का एक फ्री मैसेजिंग टूल भी है जिसका उन्होंने यू रिपोर्ट नाम दिया है, 2011 में आया था। इससे पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ बढ़ रहा है और ये बेसिकली फीडबैक में काम आता है। रिसेंटली क्योंकि कोविड-19 फैल रखा है, तो कैसे लोगों का एटीट्यूड वेरी कर रहा है, तो रैपिड प्रो के थ्रू इस एटीट्यूड को भी हम लोगों ने जाना है। फिर नेपाल में जब प्रॉब्लम आया था, अर्थक्वेक आया था, तो उस टाइम सोशल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम भी शुरू हुआ था, तो उसका भी रियल टाइम मॉनिटरिंग हुआ था रैपिड प्रो के थ्रू। तो हमने देखा कैसे जो रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसे हेल्पफुल हो सकता है। फाइनली हम लोग इस चीज़ को कंक्लूड भी करेंगे। तो कंक्लूजन में आप लोग या तो वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, या कुछ सोल्यूशन लिख सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम है उसकी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे कंक्लूजन में आप लोग क्या लिखेंगे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या है। एक तो इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, हमने देखा कैसे। इसके अलावा ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी बनाएगा और ट्रांसपेरेंट भी बनाएगा। साथ में ये क्या ऐड करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग को ऐड करेगा, इक्विटी भी लाएगा ये हमारे उसमें सोसाइटी में। और क्योंकि ये प्रोन हो सकता है ह्यूमन एरर से, तो ये हम लोगों को थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है और हम लोग को स्क्रूटिनी करते रहना है। तो हालांकि ये बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन हम लोगों को ह्यूमन एरर की वजह से हम लोग इसके रेगुलर स्क्रूटिनी करते रहनी है। तो इसके फ़ायदे भी हैं और हम लोगों को कुछ इश्यूज़ को भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को। अगले टॉपिक को देखते हैं, जो कि कोविड-19 वायरोलॉजी के बारे में बता रहा है। कोरोना का लैटिन में क्या मतलब होता है, गार्लैंड, यानी कि जो माला होता है, या क्रोन, जो आप लोग राजा महाराजा के जो सर पे देखते हैं। तो ये हो गया कोरोना को। इसके बायोलॉजिकल फैमिली है कोरोना वायरिडे। 4 जेनेरा आते हैं इसके अंदर, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोरोना वायरस। जो बीटा कोरोना वायरस है उसके अंतर्गत सार्स कोवी है, मर्स कोवी है और सार्स कोवी 2 है। सार्स का फुल फॉर्म क्या, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। और मर्स ये 2002-2003 के अराउंड आया था। और मर्स जो था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये अराउंड 2011-12 में आया था।
और अभी क्या फैला हुआ है, सार्स कोवी 2 जो कोरोना वायरस है उसका ऑफिशियल नेम है ये सार्स कोवी 2, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सार्स कोवी 2 के बारे में हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। तो इसका साइज जो होता है वो लगभग 50 to 200 नैनोमीटर हो गया। ये मैंने आपको साइंस रिपोर्टर वाले वीडियो में भी बताया था कि ये आरएनए से, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उससे एनवेलप्ड होता है। मतलब कि जो आरएनए है उसका एक ही स्ट्रैंड होगा। हम लोग का डीएनए क्या होता है, डीएनए में हम लोगों का 2 स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोरोना वायरस का क्या होगा, एक ही स्ट्रैंड होगा जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और एक चीज क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली ये क्लब शेप्ड पेप्लोमर है। ये जो क्रोन लाइक आप लोग देख रहे हैं ये इसके ऊपर पेप्लोमर्स है। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है जो रिसेंटली रिलीज हुआ है। इंटरेस्टिंगली ये सेंसिटिव है किससे किससे चीज़ों से, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, हीट हो गया। फिर इसको हम लोग इनएक्टिवेट कर सकते हैं कुछ लिपिड सॉल्वेंट से। लिपिड क्या होता है, फैट होता है। तो जो भी फैट सॉल्वेंट है उससे हम लोग इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। लिपिड सॉल्वेंट का एग्जांपल हो गया, जैसे आप लोग को पता होगा इथेनॉल एक तो हम लोग डालते हैं, इसके अलावा हम लोग ईथर भी डाल सकते हैं। फिर कुछ डिसइंफेक्टेंट्स हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। तो ये कुछ लिपिड सॉल्वेंट को यूज करके हम लोग कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। होस्ट क्या क्या है कोरोना वायरस का, एक तो कैमल हो गया, पिग हो गया, बैट हो गया। और रेयर केसेस में क्या होता है, ये जूनोटिक होता है। जूनोटिक कहने का मतलब कि बैट के थ्रू ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो जाता है, हम लोगों में ट्रांसफर हो जाता है। तो उस केस में हम लोग इसको जूनोटिक बोलते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू हो सकता है, यानी जब जब आपको सर्दी हो, खांसी हो तो उसके थ्रू फैलेगा, छींकेंगे तब फैलेगा। फिर एक कंटैक्ट के थ्रू भी फैल सकता है, यानी टच के थ्रू भी फैल सकता है। और इलेवेटेड एरोसोल कंसंट्रेशन की वजह से भी फैल सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड 3 to 7 डेज होता है, जिसको हम लोग एवरेज में बोल सकते हैं 5.1 डेज। इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। जैसे ये बेसिकली सिम्टम कब होता है, जब 2 से 14 दिन के बाद एक्सपोजर के बाद ये सिम्टम्स उभर कर आते हैं। सिम्टम्स क्या हो गया, फीवर हो गया, ड्राई कफ हो गया, फटीग हो गया, बॉडी एक हो गया, नोजिया हो गया, फिर वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। ये कुछ इसके सिम्टम्स हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो ये मैं आपको पहले भी साइंस रिपोर्टर वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि हमारे सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग ACE2 रिसेप्टर बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन क्या है, बेसिकली एक ऐसा एंजाइम है जो कि रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को, जो जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। तो ये हो गया ACE2। तो ACE2 जो रिसेप्टर है ये इसी से बाइंड करता है। ठीक है, इस रिसेप्टर से इसने बाइंड किया, इसके ऊपर कुछ हुक्स बने हैं उससे इसने बाइंड किया। फिर ये क्या क्लीवेज करता है, ये अंदर सेल के अंदर ये एंट्री के लिए क्लीवेज करता है और ये अंदर घुस जाता है, ये पेनेट्रेट करता है सेल के अंदर। ये देखिए यहाँ सेल के अंदर इसने पेनेट्रेट कर लिया। फिर इसके बाद इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो मैंने आपको बताया, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये इसने क्या किया, फिर फाइनली इसको अब सेल के अंदर रिलीज किया। फिर कुछ कुछ समझिए जेनेटिक प्रोसेसेस हुए जिसके वजह से इसका प्रोलिफरेशन हो गया, बहुत सारे इसका अमाउंट में बना, और फिर ये फिर से वापस क्या होता है, सेल से रिलीज हो जाता है। तो इस तरह एक ही सेल के अंदर आया और फिर वापस ये फैल भी गया। तो इस तरह इसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, ये फैल रहा है शरीर के अंदर। हमने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं इससे हम लोगों कोविड को टैकल करने के लिए। जैसे हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बनाए हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे इसने देखिए मास्क पहना है, हमने इस पे इनोवेशन किया है। फिर एक फेस शील्ड पहना है, हमने इस पे इनोवेशन किया है। डिसइंफेक्शन मशीन्स बनाए गए हैं, हमने साइंस रिपोर्टर वाले वीडियो में देखा था। फिर ड्रग्स पे काम चल रहा है, वैक्सीन पे काम चल रहा है। जो रेमडेसिविर ड्रग है वो बहुत पोटेंट है, बहुत उभर कर रहा है इसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर फेलुदा करके एक टेस्ट किट स्ट्रिप है जो डेवलप हुआ है कोरोना की टेस्टिंग के लिए। फिर हमने वेंटिलेटर्स भी बनाए हैं जो कि रेस्पिरेशन में एड करेंगे कोई भी कोरोना पेशेंट है उसको। फिर कवरऑल सूट बनाया गया। ये क्या सूट क्या है, बेसिकली जो जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको इस तरह का सूट पहनाया जाता है, इससे उनका इन्फेक्शन कम होता है। फिर एच कार्ड करके एक रोबोट बनाया गया है, इस तरह का देखिए रोबोट है। इसमें देखिए अलग अलग ड्रॉर्स हैं,
तब हो हम लोग इससे क्या करते हैं कि अलग सैंपल को हम लोग पहुंचा सकते हैं पेशेंट से डॉक्टर के थ्रू, और डॉक्टर क्या कर सकते हैं, इंटर्न उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं इन ड्रॉर्स में भर के, और इसमें नीचे चक्का लगा होता है जिससे मूव करता है। फिर हमने माइक्रोफाइबर क्लोथ पे भी काम करना शुरू किया है ताकि हम लोग मास्क अच्छा डेवलप कर पाएँ। फिर हमने ग्राफीन बेस्ड मटेरियल्स का भी पे भी काम करना शुरू किया है जो कि मास्क बनाने में हेल्प करेगा। फिर मान लीजिए कोई एंटी माइक्रोबियल कोई भी सरफेस बनाना है, उस पर हम लोग कोटिंग कर सकते हैं ग्राफीन बेस्ड मटेरियल से। ग्राफीन माइक्रोफाइबर क्लोथ जो है बेसिकली इस तरह के कुछ दिखते हैं जो कि वैंडरवाल फोर्स के ऊपर बेस्ड हैं। आप लोग इन जो इनोवेशंस है इसके ऊपर आप लोग साइंस रिपोर्टर वाले वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। फिर हम लोग कुछ और इनोवेशन की बात करते हैं, जैसे जो भी डीआरडीओ से रिलेटेड इनोवेशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे एक तो ड्रूप्स है, तो ड्रूप्स भी डीआरडीओ ने बनाया। ड्रूप्स का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। ये देखिए कुछ इस तरह का है ड्रूप्स। ये क्या करता है, ये जो भी गैजेट्स हैं उनकी सैनिटाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर डालिए सैनिटाइज हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट सी के ऊपर काम करता है ये। साथ में इंटरेस्टिंग क्या है कि आप लोग कोई भी करेंसी है, मान लीजिए आपके पास कोई पासबुक है, कोई भी पेपर है, तो आप लोग उसको भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। फिर एक नोट्स क्लीन करके बनाया गया है। अभी नोट्स क्लीन क्या है, ये देखिए जो मशीन देख रहे हैं, जिससे कि मान लीजिए कि बैंक में नोट की काउंटिंग भी होती है, तो उसी तरह का कैसा जैसा कुछ दिख रहा है ये, तो ये नोट की भी सफाई करेगा। ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। फिर एक यूवी ब्लास्टर बनाया गया है। तो यूवी ब्लास्टर देखिए कुछ इस तरह का डिवाइस है। ये देखिए कुछ इस तरह का डिवाइस है यूवी ब्लास्टर। ये क्या करता है, ये यूवी रेज को रिलीज करता है, इससे डिसइंफेक्शन में हेल्प मिलता है। हाँ, ये भी गैजेट्स की सैनिटाइजेशन में हेल्प करेगा, और ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। फिर देखिए इस तरह का कुछ फुट कंट्रोल्ड वाटर टैप्स बनाए गए हैं, जिसमें आप हाथ को बिना यूज किए आप लोग अपने हाथ को धो सकते हैं। पैर से आप लोग दबाएंगे, यहाँ नल से पानी निकलेगा। इस वजह से क्या, यहाँ पे क्या हुआ, टच खत्म हो गया, तो इस वजह से इन्फेक्शन बढ़ने में इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प मिला। फिर देखिए स्वास्थ्य वायु करके ये कुछ बनाया गया है, जो कि बाईपैप सिस्टम है, बेसिकली एक वेंटिलेटर है। इसको सीएसआईआर ने बनाया है, जो जो उसका एनएल लेबोरेटरी है उसने बनाया है। ये वेंटिलेटर है, बेसिकली क्या करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन क्या हो गया, क्योंकि क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन होता है, तो हम लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से हम लोग इसके बारे में रिसर्च करना है कि हम लोग कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट करें। हमने ये भी देख रखा है कि क्लाइमेट चेंज ने इसको एड किया है। अब क्लाइमेट चेंज ने कैसे एड किया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई है, तो बहुत सारे आइस जो है ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट किया है। तो पहले जो इन आइस में जो भी ट्रैप्ड वायरसेस थे, अब ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं, तो इस वजह से वायरस जो है बहुत फैल रहा है हमारे धरती पे। और ग्लोबलाइजेशन ने इसको और पैंडमिक बना दिया है, क्योंकि एक इन्फेक्टेड इंसान दूसरी जगह ट्रैवल कर पा रहा है इजीली। तो इस वजह से हम लोग को इस चीज़ पे ध्यान रख के हम लोग आप इस चीज़ को कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जो कि कोविड से रिलेटेड हैं, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया सरकार के द्वारा। ये बेसिकली आपको रिस्क के बारे में बताता है। ये किस चीज़ पे काम करता है, ब्लूटूथ पे काम करता है, एल्गोरिदम्स भी इंक्लूड करता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भी है। इसके बारे में आप लोग साइंस रिपोर्टर वाले वीडियो में थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। फिर व्हाट्सएप का एक चैटबॉट बनाया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। बेसिकली क्या है, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस चैटबॉट से आप पूछ सकते हैं, वो आपको ऑथेंटिक आंसर देगा। फिर एक कोरोना कवच बनाया गया है। ये बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कोविड-19 को हम लोग ट्रैक करेंगे। तो कोविड-19 का ट्रैकर है कोरोना कवच। कोविड-19 फीडबैक से भी रिलेटेड कुछ काम हुआ है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, कोरोना वायरस जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट्स हैं, जो भी ऐसे कोरोना वायरस अफेक्टेड पेशेंट्स थे जिनका ट्रीटमेंट हो गया है, तो उनसे फीडबैक पहुंचाया जा रहा है बाकी लोगों तक, ताकि उनमें डर खत्म हो। फिर डीआरडीओ ने एक संपर्क बनाया है। संपर्क क्या है, बेसिकली कोई भी अगर मान लीजिए पीपल है, उनको अगर क्वारंटीन में रखा गया है, तो उनकी जियो फेंसिंग की जा रही है। तो अगर किसी इंसान ने मान लीजिए अपने लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया, तो अचानक कुछ कलर कोड्स में चेंज हो गए, और अचानक फिर इंफॉर्मेशन जाएगा कि किसी इंसान ने क्वारंटीन को वायलेट किया है, तो हम लोग फिर कुछ एक्शन ले सकते हैं उस चीज़ के अगेंस्ट।
कैसे होता है यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन बेसिकली होता है संपर्क के अंतर्गत। ये हम लोग को हेल्प कर रहा है हॉटस्पॉट्स बनाने में भी, और कंटेनमेंट जोन जो बनाए जा रहे हैं बहुत सारे सिटीज़ में, उसमें भी ये हेल्प कर रहा है संपर्क। फिर डीबीटी से रिलेटेड कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हुए हैं, जैसे कि बेनिफिट्स और जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एलपीजी सब्सिडी वो प्रोवाइड कराई जा रही है। फिर एमजी नरेगा के अंडर सब्सिडी प्रोवाइड करी, डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर लोगों के पैसा पहुंच रहा है। फिर पीएम गरीब कल्याण योजना है, इसको एक्सटेंड किया गया है अब नवंबर तक। इसके अंतर्गत भी बहुत लोगों को हेल्प मिल रहा है। फिर सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग लॉन्च किया था। ये क्या करता है, बेसिकली जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये जियो टैग कर देता है। जियो टैगिंग से क्या होता है कि आप लोग को डिसीजन मेकिंग एक तो इम्प्रूव होगा आप लोगों का, फिर हेल्थ डिलीवरी बढ़ेगा, और डोर टू डोर हम लोग एसेंशियल्स प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये हो गया सहयोग। बेसिकली आप लोग याद रखेंगे कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे जियो टैगिंग हो रही है। भीम, इससे आप लोग वेल अवेयर हैं। बेसिकली भीम को फुल फॉर्म क्या, भारत इंटरफेस डेवलप फॉर मनी। ये बेसिकली ऐप है जो एनपीसीआई ने डेवलप किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। ये बेस्ड ऑन यूपीआई है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इस पर बेस्ड है ये। इसके थ्रू हम लोग ई पेमेंट करते हैं। फिर रुपए कार्ड स्कीम जो है, ये भी बहुत हेल्प आ रहा है लोगों के। ये एनपीसीआई ने ही इसको बनाया था और इसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं लोग। फिर जेम एक पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल है, जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसकी भी काफ़ी आजकल ये क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्योंकि अब लोग इसके थ्रू कुछ डिमांड कर पा रहे हैं, फिर उनको प्रोडक्ट्स की सप्लाई हो रही है। फिर उमंग, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उमंग के थ्रू कैसे ये इंटरफेस प्रोवाइड करा है लोगों को, एक गेटवे प्रोवाइड करा ताकि अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज को उन लोग पहुंच सकते हैं। और हमने एक स्वयं के बारे में हम लोग को साइंस रिपोर्टर वाले वीडियो में देखा था कि इसमें ये बेसिकली क्या, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्न फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड। तो बेसिकली एक वेबसाइट है जो कि जिसपे कि हम लोग अलग अलग कोर्सेज को अपलोड कर सकते हैं, और जो भी यंग लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन तक ऑनलाइन कोर्सेज पहुंच सकते हैं। जो हम लोग MOOC की बात करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो इसके थ्रू उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। ये हो गया स्वयं। तो ये बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ला रही है ताकि कोविड-19 को टैकल करने में हेल्प मिले। चलिए बाकी चीज़ों को अगले वीडियो में देखेंगे। पढ़ते रहिए अच्छे से, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।